दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने माना है कि उसने बेगुनाह लोगों पर सुभाष तोमर की हत्या का केस लगाया था। हाईकोर्ट में पुलिस ने कहा है कि जिन 8 लोगों पर सुभाष तोमर की हत्या का केस लगाया गया था उसे वो वापस लेगी। दिल्ली पुलिस ने माना है कि कांस्टेबल सुभाष तोमर की हत्या का केस जिन 8 लोगों पर दर्ज किया गया था वो लोग बेगुनाह हैं और अब इस केस को वापस लेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली गैंगरेप केस के खिलाफ आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत हुई थी। प्रदर्शन के दौरान इंडिया गेट पर वो गिरकर बेहोश हो गए थे। 25 दिसंबर को कांस्टेबल सुभाष की मौत हो गई थी और इसी मामले में 8 लोगों पर दिल्ली पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। चश्मदीदों ने हालांकि कहा था कि तोमर भीड़ को खदेड़ते वक्त गिरे थे। इतना ही नहीं, जिन लोगों पर 8 लोगों पर हत्या केस दर्ज किया गया, कुछ आरोपी घटना के वक्त मेट्रो के सीसीटीवी में दिखे थे। आरोपियों में से एक चमन केजरीवाल की पार्टी से जुड़े हुए हैं। बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून बनाने में और देरी हो सकती है। मंत्रियों के बीच मतभेद के कारण बलात्कार के खिलाफ प्रस्तावित कानून कैबिनेट में आज भी लटक गया है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट पर कैबिनेट की विशेष बैठक में सहमति नहीं बन पाई और अब मंत्रियों के समूह को ड्राफ्ट सौंपा गया है। शारीरिक संबंधों की उम्र और कुछ शब्दों को लेकर सरकार में मतभेद है। कैबिनेट की मीटिंग में महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ समेत कई सदस्यों ने क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट पर असहमति जताई। क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट में कई नए प्रावधान हैं, जैसे शारीरिक संबंधों की उम्र 18 से घटाकर 16 की जाए, बलात्कार के दोषी को पूरी उम्र जेल में काटने की सजा हो, अगर पीड़ित महिला की मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है तो फिर दोषी को फांसी की सजा हो। इसके अलावा ड्राफ्ट में कहा गया है कि रेप पीड़ित के बयान की वीडियोग्राफी हो और महिला अधिकारी के सामने ही पीड़ित का बयान लिया जाए और रेप पीड़ित का निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज हो। अगर संसद में 22 मार्च तक ये बिल पास नहीं हो पाया तो ये बिल लटक जाएगा। कोयला घोटाले में सरकार के लिए बुरी खबर है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसमें कोयला खदान आवंटन में गड़बड़ी का जिक्र किया है। कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आज जो स्टेटस रिपोर्ट दी है उसमें यह बताया है कि कोयला खदानों के आवंटन का कोई आधार सरकार ने नहीं बताया है। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कुछ खास कंपनियों को ही क्यों चुना गया। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से यह कहा कि वो इस केस की जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे, सरकार के साथ कोई भी जानकारी साझा न की जाए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2006 से 2009 के बीच बिना जांच किए हुए कोयला खदानों को आवंटित किया गया। इसमें अहम बात यह है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही कोयला मंत्रालय था। सीएजी ने कोयला खदान आवंटन में 1,86,000 करोड़ रुपए का संभावित नुकसान बताया था। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और कंस्ट्रक्शन कंपनी डीएलएफ के बीच हुए जमीन सौदे की गूंज आज संसद में सुनाई दी। बीजेपी ने संसद में आज प्रश्नकाल स्थगित करके इस मसले पर चर्चा की मांग की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मसले पर चर्चा की मांग की गई। बीजेपी सदस्यों की ये मांग नहीं मानी गई। इस पर बीजेपी के सदस्यों ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने मांग की है कि राजस्थान के बीकानेर में जमीन सस्ते में लेकर महंगे में बेचने की जांच की जाए। राजस्थान के बीकानेर में हजारों बीघा जमीन किसानों से बहुत ही सस्ते दामों पे हड़पी गई और 2 सालों में वही जमीन 100 गुना 150 गुना नहीं 1000 गुना बढ़े हुए दाम पर वो जमीनें बेची गई है। और इसलिए जो पॉलिटिकली कनेक्टेड पावरफुल पर्सन है, इन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए हमने संसद में इस विषय को उठाया। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए जमीन सौदे में धांधली के आरोप लगे थे। भारत ने इटली से 9 सैनिकों को वापस नहीं भेजने पर कड़ा ऐतराज जताया है। विपक्ष ने आज संसद में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश भी की। बीजेपी का कहना है कि अगर सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया तो संसद नहीं चलने देंगे। आज संसद में भी ये सवाल उन्होंने उठाने नहीं दिया। हमने तय किया है कि जब तक ये सवाल नहीं उठाने देंगे हम इस अपराध में शामिल यूपीए सरकार की सदन को कार्रवाई नहीं चलने देंगे। यूपीए सरकार के सहयोगी भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वो वहाँ चूंकि इलेक्शन हो रहा था, उस इलेक्शन में वोट डालने के लिए वो गए थे, लेकिन अब अगर वहाँ की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है तो विदेश मंत्रालय उस पर अपनी कार्रवाई करेगी। इस मुद्दे पर लेफ्ट के सांसद आज पीएम से मिले हैं। पीएम ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीएम ने आश्वासन दिया कि वो विदेश मंत्री से बात करेंगे कि वो इस मामले में दखल दें और सभी कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाए जाएं।
ड्रग्स केस में आरोपों से घिरे ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को छुट्टी की अर्जी भेजी है। एनआईएस ने विजेंद्र को आज दोपहर 2:30 बजे तक का वक्त दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि अगर विजेंद्र सिंह एनआईएस में हाजिर नहीं होते हैं तो वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहेगा। कल पंजाब की फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र से पूछताछ की थी। पंजाब पुलिस विजेंद्र का डोप टेस्ट करवाना चाहती है, लेकिन खबर है कि पूछताछ के बाद विजेंद्र ने जांच के लिए खून का सैंपल और अपने बाल का नमूना देने से इनकार कर दिया था। आज विजेंद्र को एनआईएस में अपने कैंप में शामिल होना था, लेकिन विजेंद्र ने 14 मार्च तक के लिए छुट्टी की अर्जी भेज दी है। अब देखना यह है कि विजेंद्र की इस अर्जी पर एनआईएस क्या निर्णय लेता है। पंजाब पुलिस ने जांच के लिए विजेंद्र के दोस्त राम सिंह के खून और बालों के नमूने लिए थे। विजेंद्र की एंडीवर गाड़ी ड्रग्स तस्कर अनूप सिंह काहलों के घर से बरामद हुई थी, जब वो 130 करोड़ की हीरोइन के साथ पकड़ा गया था। यूपी के मुरादाबाद में एक लड़के ने सरेआम सड़क पर एक छात्रा का कपड़ा फाड़ डाला। छात्रा का आरोप है कि लड़के ने पहले उसका रास्ता रोका और साथ चलने को कहा, लेकिन लड़की ने जब मना किया तो लड़का तेजाब फेंकने की धमकी देने के साथ बदसलूकी पर उतर आया। आरोपों के मुताबिक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस छात्रा को उस वक्त शर्मसार होना पड़ा जब दानिश नाम का एक लड़का सरेआम छात्रा के साथ बदसलूकी पर उतर आया और उसने लड़की के कपड़े फाड़ दिए। दानिश नए गांव में रहता है वो लड़का, पापा का नाम उसके अशरफ है। उसने कहा मैं तुझे और तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा। मना करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उसने कहा कि तेरे मुंह पे तेजाब डाल के तेरा पूरा चेहरा खराब कर देंगे, तेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी लड़का अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। लड़की को छेड़ा, उसने हाथ पकड़ा है और उसे कपड़ों को भी पड़ा है। किन धाराओं में मुकदमा बिल्कुल जिस तहरीर के आधार पर उच्च धाराओं में ही पंजीकृत है। आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा। महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्हें सुरक्षा कब मुहैया होगी। 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में नीतीश कुमार भरने वाले हैं हुंकार, लेकिन उसी दिन मुंबई में होने वाली मोदी की रैली रद्द कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के कहने पर मोदी की रैली को रद्द कर दिया गया है। मोदी की रैली को रद्द करने के पीछे महाराष्ट्र में सूखे को वजह बताया गया, लेकिन सूत्रों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुश करने के लिए बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी सूत्रों की माने तो मोदी की रैली के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए रामलीला मैदान में होने वाली जेडीयू की रैली का रंग फीका ना पड़ जाए, इसलिए नीतीश ने वरिष्ठ नेता अरुण जेटली से बातचीत की। सूत्र तो यह भी कह रहे हैं कि नीतीश के आग्रह को मानते हुए बीजेपी आलाकमान ने मोदी को विश्वास में लेकर आनन फानन में रैली रद्द करने का फरमान जारी कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता भी ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि रैली रद्द करने के पीछे नीतीश कुमार का हाथ हो सकता है। देश में महंगाई और बढ़ गई है। महंगाई दर में इजाफे की वजह सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतें हैं, लेकिन थोड़ी खुशी इस बात की जरूर हो सकती है कि देश के फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान का उत्पादन दर बढ़ा है। आलू, प्याज, टमाटर समेत सब्जियों की कीमत बढ़ने से महंगाई फिर बढ़ी है। फरवरी 2013 में खुदरा महंगाई दर 10.91% हो गई है, जो जनवरी में 10.79% थी। महंगाई के मोर्चे पर भले ही बुरी खबर आई हो, लेकिन उद्योग जगत के लिए अच्छी खबर यह है कि फैक्ट्रियों में अब ज्यादा सामान बन रहा है, यानी कि सामानों की मांग बढ़ी है। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इससे काफी मदद मिलेगी। जनवरी 2013 में देश का औद्योगिक उत्पादन दर बढ़ा है। जनवरी 2012 के मुकाबले जनवरी 2013 में औद्योगिक उत्पादन दर 2.4% ज्यादा रहा है। जनवरी 2012 में औद्योगिक उत्पादन दर 1% था। ये आंकड़े इसलिए अहम है क्योंकि 19 मार्च को आरबीआई की होने वाली मौद्रिक समीक्षा की बैठक में इसका सीधा असर पड़ सकता है। अगर आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की तो आप अपनी ईएमआई कम होने की उम्मीद कर सकते हैं। वेटिकन सिटी में आज से नए पोप को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पोप बेनेडिक्ट 16वें के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था। पोप के चुनाव के लिए 115 कार्डिनल वेटिकन सिटी में जमा हो चुके हैं। इन्हीं में से किसी एक को नया पोप चुना जाना है। नए पोप के लिए इस बार उम्मीदवारों के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ऐसी मांग हो रही है कि नया पोप इस बार अफ्रीका या एशिया से हो। नए पोप के चुनाव की जानकारी देने के लिए वेटिकन सिटी के चैपल की छत पर चिमनी लगा दी गई है। चिमनी से सफेद धुआं निकलेगा, जो लोगों को ये जानकारी देगा कि नए पोप का चुनाव हो गया है। 85 साल के पोप बेनेडिक्ट ने पिछले महीने ही अपनी गिरती सेहत का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दिया था। पिछले 600 सालों में वे ऐसे पहले पोप हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है।